नेशनल हेराल्ड केस जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हुई। राहुल गांधी से होने वाली पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, सांसद और विधायक सड़कों पर उतर आए। वहीं इस बीच कई ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर ये सवाल जरूर पनप रहा होगा कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इसका गांधी परिवार से क्या कनेक्शन है। राजधानी दिल्ली का ईडी ऑफिस, कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आवास, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आवास। ईडी ऑफिस से लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर का नजारा इन दिनों कुछ अलग ही है। जगह जगह छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है। बैरिकेड की एक और दिल्ली पुलिस और दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और महिला नेता तक शामिल हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और पुलिस के आमने सामने होने की तस्वीरें आज की नहीं, ना तो ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी है। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय और ईडी ऑफिस के बाहर से इन तस्वीरों के सामने आने का सिलसिला सोमवार से जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का हर एक सदस्य राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी का विरोध कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी मुस्तैदी से तैनात है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर तो धारा 144 तक लागू कर दी गई है। देखिएगा जिस तरह से घोषित इमरजेंसी है घोषित कर दी है। इन लोगों ने जो पार्टी ऑफिस से हम लोग जाना भी चाह रहे तो नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा स्टाफ नहीं आ पा रहा है, हमारे पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये गुंडागर्दी है मोदी सरकार की। ये घोषित इमरजेंसी है कि लोग अपने घर से आना चाह रहे हैं, ऑफिस तक भी उन्हें ऑफिस में नहीं आने दिया जा रहा है। कौन से हम आतंकवादी हैं? वहीं राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता की जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के तीखे सवालों के जरिए बीजेपी पर वार किया जाता है। बघेल जी, उनको सरे रहा उनकी गाड़ियों और काफिले को सड़क पर रोककर आप उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं? किस जुर्म में इस देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैरियरों के घेरे में गिरफ्तार कर सकते हैं? छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा। एक महिला सांसद जेबी मात्र जी को जिस प्रकार से सड़क पर घसीटा, लाठियां मारी, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और फेंका गया, क्या ये इस देश की परंपरा और परिपाटी है? लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जिस नेशनल हेराल्ड केस की वजह से राहुल गांधी का ईडी के सवालों से सामना हुआ, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एजीएल नाम की कंपनी के पास था। शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रखे। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस ने एजीएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम से नई कंपनी बनाई। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। 10 साल पहले 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया। आरोप था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजीएल पर कांग्रेस का बकाया था। इससे पहले ईडी इसी मामले में
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तलब कर चुकी है। ईडी ने सोनिया गांधी को 23 जून के दिन पेश होने के लिए कहा। कोरोना संक्रमण के कारण सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। अब ईडी की पूछताछ का जहां कांग्रेस की ओर से देश भर में विरोध जारी है, वहीं बीजेपी के नेता ईडी की पूछताछ को सही बता रहे हैं। और इन सब के बीच देखना ये होगा कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको बता दें, गांधी परिवार पर एजेल कंपनी की हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति में हेराफेरी का आरोप है। वहीं इस मामले में गांधी परिवार का यही कहना है कि उनकी यंग इंडियन कंपनी ने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को अपने नियंत्रण में इसलिए लिया ताकि वे अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके। हम 15 ताल कटोरा रोड पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा का आवास है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को आज घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। आप सबसे पहले घर के बाहर की तस्वीरें देखिए। इस तरीके से बैरिकेटिंग करके दीपेंद्र हुड्डा को आज घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घर पर मौजूद है, वो भी घर से बाहर नहीं जा सकते। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद अगर दीपेंद्र हुड्डा बात करें, दोनों को ही घर पर नजरबंद कर दिया गया और दोनों ही की तरफ से आज यहाँ पर धरना शुरू कर दिया गया। घर पर ही दरी बिछाकर यहाँ पर धरना शुरू कर दिया गया दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से। हम लगातार सारी की सारी तस्वीरें दिखाएंगे। जो सुरेंद्र पवार है, सोनीपत के विधायक, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सारे के सारे नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पवार साहब, यहाँ पर दरी बिछाकर प्रदर्शन क्यों शुरू कर दिया, क्या धरना आप दे रहे हैं? देखिए, आप देख रहे हो कि दिल्ली पुलिस की जो तानाशाही है कि गेट के बाहर पूरा बैरिकेड लगा के जो लोग किया गया है, तो हमारे सांसद साहब MP श्री दीपेंद्र हुड्डा जी भी और सभी MLA वगैरह साहब भी घर पर मौजूद है, आप सब मौजूद है, ना जा सकते ना आ सकते, तो ये चल क्या रहा है? ये बीजेपी की जो तानाशाही है, और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि तानाशाही बहुत दिन कभी किसी की नहीं चली है। आपने देखा होगा, तानाशाही का अंत बहुत जल्द होगा। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र पवार है, सोनीपत से विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद है। नीरज शर्मा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे नीरज शर्मा से कि उनको भी यहाँ पर रोक लिया गया है क्योंकि ये दीपेंद्र हुड्डा का आवास है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पे मौजूद है और दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे मौजूद है। सभी को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। घर के बाहर बाकायदा बड़ी बैरिकेटिंग की गई। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। नीरज शर्मा जी, घर के अंदर ही नज़रबंद क्यों कर दिया, ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, हमें बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, लाखों लोगों ने हमें चुना। अब हम इस भाजपा सरकार की नज़र में न सांसद हैं, न विधायक हैं। अब हम उग्रवादी बन गए हैं, हम हार्डकोर क्रिमिनल बन गए हैं। और आज पिछले 3 दिन से हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ये भाजपा सरकार का नित्यनेम का कर्म बन गया था कि सुबह उठाओ और रात 12-12 बजे तक थानों में बंद रखो, और एक दिन में कई थानों में ले जा रहे थे। तो 2 दिनों में कहाँ बंद किया थानों में? फतेहपुर बेरी थाने में ले गए, तुगलक लेन में ले गए, मंदिर मार्ग में ले गए, बदरपुर में ले गए। और दीपेंद्र हुड्डा जी के चाहने वाले इतने हैं कि जहाँ ले जा रहे थे वहीं पर सारे लोग पहुँच रहे थे। भैया, हर किसी को दर्द होता, हमारे नेता हैं, हमारे नेता को कल पुलिस कहीं अपने पास रखेगी और बिना जुर्म के रखेगी, हम तो सहन नहीं कर पाएंगे। और आज जब उनका कोई बस नहीं चला, अभी कब घर पे नजरबंद कर दिया, कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं आने बंद कर दिया, लोगों को आने नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात ये, लोगों को आने नहीं दे रहे। और जो हम लोग रात को आए थे, क्योंकि हमें पता था ये ऐसी कुटिल नीति चलेंगे, हम लोग रात से यहाँ बैठे थे, घर के अंदर घुस के अभी 2-3 बसें भर के हमारे साथियों को लेके गए हैं। कहाँ लेके गए हैं पता नहीं, और किस कानून के तहत ले जा रहे हैं ये नहीं पता लग रहा। सबसे बड़ी बात है कि वो जब नारा लगाते हैं, तीसरा दिन है, क्या लगता है जिस तरीके से दबाव पड़ ही रहा है, कांग्रेस झुकेगी, राहुल गांधी झुकेंगे? नहीं, झुकना और दबाव पड़ने की बात क्या है, ये तो भाजपा को सोचना है। भाजपा कर क्यों रही है ऐसा, क्यों डर रही है हमसे, क्यों हमको नज़रबंद कर रही है, क्यों हमको बाहर नहीं जाने दे रही है? हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे। और छोड़ो, कल रात को हमने वैसी रोटी खा के भैया सुबह से परेशान थे, 12-12 बजे ये थाने से छोड़ते हैं। हम टहलने गए हैं AICC के वहाँ पे, हमें टहलने के लिए मना कर दिया, जबकि सैर करना तो हर किसी का हक है। उसके बाद हमने कहा जी चलो, सैर नहीं करने दे रहे, भजन कर लेते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना चाह रहे थे हम, हमारा सुंदरकांड का पाठ पूरा नहीं होने दिया। इससे बुरा राज
हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अब घर से बाहर नहीं जा सकते, उन्हीं का आवास है, उन्हीं को घर पर अब नज़रबंद यहाँ पर कर दिया गया है और जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कि किस तरीके से घर पर नज़रबंद किया गया है, कि किस तरीके की रणनीति रहेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। दीपेंद्र जी, आपको घर पर ही नज़रबंद कर दिया है, ऐसा क्या गुनाह किया आपने? देखिए, वो तो आप बताएंगे। ये कह रहे हैं कि हम धारा 144 तोड़ेंगे। अब धारा 144 भी टूटी हुई है, अब क्या बताएं। अब ये धारा 144 हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। क्या 5 आदमी जा नहीं सकते? मैं जिस पार्टी का सांसद हूँ, क्या मैं उसके दफ्तर में नहीं जा सकता? मैं तो AICC के दफ्तर में आज तो नहीं जा सकते और 2 दिन में नहीं जा सकते। नहीं, क्यों आप बताओ। मैं भाजपा के दफ्तर में तो जा नहीं रहा, मैं केजरीवाल जी के दफ्तर में तो जा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ कांग्रेस के दफ्तर में। मैं कांग्रेस का सांसद हूँ। अब कांग्रेस के दफ्तर में मैं नहीं जाऊंगा तो मैं किसके? पिछले 2 दिनों की बात करें, 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में कितने थानों में आप जा चुके हैं? कितनी जगह पुलिस ने आपको खींच कर बस में बिठाया है? कुछ गिनती? देखिए, और दोनों दिन हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं थी। हम केवल शांतिपूर्ण धरना अपने पार्टी के दफ्तर के आगे देना चाहते थे। एक विरोध, किसी भी पार्टी का प्रजातंत्र में अधिकार होता है एक मोर्चा विरोध करने का। हमें लगता है ये राजनीतिक प्रतिशोध से भरी हुई कार्रवाई है। आप अपनी जस्टिफिकेशन दे कार्रवाई की, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप कार्रवाई करें राजनीतिक बदले की भावना से, और हम विरोध का अधिकार भी ना हमसे वंचित रह जाए, ये प्रजातंत्र में। दीपेंद्र जी, 2 दिनों की बात करें, आपको कई बार पुलिस ने थानों में रखा, जबरदस्ती खींचा। आप पूछ रहे थे 2 दिनों में कितने थानों? आप देखिए, हम 3 थानों में जा चुके हैं। दिल्ली की थानों की यात्रा कराई जा रही है। हमें कल बदरपुर थाने में रखा गया सारा दिन। हमें परसों पहले फतेहपुर बेरी थाने में, उसके बाद तुगलक रोड थाने में। थानों से इसमें झुकोगे, डरोगे? इसमें मुझे लगता है कि जो अपना हमारा जो बदरपुर थाना है, उसमें जो है उसकी रेनोवेशन की आवश्यकता मुझे दिखाई दी। उस थाने में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि हम थानों का निरीक्षण भी रह रहे हैं। हम सांसद हैं, हम जा रहे हैं, हम घुमा रहे हैं, तो हम बता दें आपको, देश के लोग। तुगलक रोड थाना टिप टॉप लगा। फतेहपुर बेरी थाने के अंदर उनके थानों का टूरिज्म उनके थाने के अंदर जो कहते हैं SHO है, SHO को AC अलाउ नहीं होता, लेकिन फतेहपुर बेरी थाने में SHO ने AC लगा रखा है। सरकार इसकी जानकारी ले। तो ये बातें हैं, हमें थानों में हमें लगाए जा रहे हैं वित्तीय अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के जो आरोप गांधी परिवार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। 5,000 करोड़ आंकड़ा दिया जा रहा है, कभी क्या आंकड़ा दिया जा रहा है। इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई? देखिए, AJL और नेशनल हेराल्ड सारा मामला आज अशोक गहलोत जी ने बताया। तो ये एक ऐसी सेक्शन 12 में स्थापित की गई जो एक्ट है, उसके अंतर्गत स्थापित की गई संस्था है, जिससे कोई भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर एक पैसा नहीं निकाल सकता। ये तो इसमें मतलब ED का रोल तो तब होना जब पैसे का हो। जब पैसा उसे निकाल नहीं सकते। वो कांग्रेस पार्टी का अखबार है और नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, अखबार है, उससे पैसा निकाल नहीं सकते। उस पर बहुत बड़ा कर्ज था जिसे कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है कि उसके जो शेयर होल्डर में प्रमुखता से गांधी परिवार है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब उसमें से एक पैसा भी कोई निकाल नहीं सकता, ये उसका नियम है, कानून या देश का कानून ये ना हो। तो बस आखिरी सवाल है, लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मैं समझता हूँ जब तक ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कराएंगे, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, तब तक हम लड़ेंगे। बिल्कुल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यही कहना है कि जब तक केंद्र की तरफ से इस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, जो लड़ाई है इसी तरीके से चलती रहेगी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है न दबेंगे न झुकेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के 2 शातिर शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर शूटर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और दोनों पर 5-5 हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। गुरुग्राम के पटौदी के खोड़ गांव में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में भी ये दोनों शूटर शामिल थे।
गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों शातिर लॉरेंस बिश्नोई के शातिर शूटर हैं। दोनों आरोपी एक के बाद एक करीब दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यूपी पुलिस ने तो दोनों ही आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा। गुरुग्राम पटौदी इलाके में खोड़ गांव में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में दोनों शूटर वारदात के मुख्य सूत्रधार थे। दो सगे भाई मंजीत और परमजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस इन दोनों आरोपियों समेत अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 25/2/2022 को गांव खोड़ में जो दो सगे भाइयों का हत्या कर गोलियां मार के हत्या की गई थी, जिसके संबंध में हमने पटौदी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 12 आरोपियों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और उसमें जो मेन शूटर उसके थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उन 2 अभियुक्तों को हमने प्रोडक्शन वारंट पे लाके और कल गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मनीष उर्फ सन्नी काकरान तथा मोहित उर्फ अतुल उर्फ मोटा हैं। ये दोनों काफ़ी केसेस में पहले इन्वॉल्व रहे हैं। ये लगभग 8-8, 10-10 के करीब वारदात लूट की हैं इनके ऊपर, और 5-5 मर्डर दोनों ने कर रखे हैं अलग अलग जगह पे। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो मनीष और मोहित नाम के ये दोनों आरोपी दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दोनों बदमाश इतने शातिर हैं कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए मोबाइल तक का इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले इनमें से एक का तो फादर भी क्रिमिनल रहा है और फिर उसका मर्डर हो गया था। तो इनकी पूरी हिस्ट्री इस प्रकार की है और आगे की पूछताछ अभी इनसे की जा रही है। पैसे के लिए मर्डर इन्होंने नहीं किया, ये उस ग्रुप के आदेश के अनुसार ये एक दूसरे की मदद करते हैं। वहीं पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि अभी अन्य आपराधिक वारदातों की गुत्थी भी आरोपियों से पूछताछ में खुल सकती है। जर्मनी में हरियाणा के एक बेटे की हत्या हो गई है। बताया जाता है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इस युवक की हत्या की गई है। युवक करनाल का रहने वाला था। हरियाणा के करनाल जिले के बालू गांव के रहने वाले युवक संदीप की जर्मनी में हत्या कर दी गई। दरअसल संदीप 2015 में साउथ अफ्रीका गया था और उसके बाद वो जर्मनी में रहकर अपना कामकाज करता था। वहीं संदीप के ऊपर ही अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि संदीप के पिता के दोनों हाथ काम नहीं करते, जिसके चलते संदीप ही अपने पूरे घर का खर्च चलाता है। वहीं संदीप की हत्या के बाद से परिवार के लोगों में मातम का माहौल बना हुआ है और परिवार को ये चिंता सता रही है कि उनके बेटे के जाने के बाद कौन उनका सहारा बनेगा। कहीं जाने का लगे नहीं और कल जाएंगे, डीसी साहब से मिलेंगे और हो सकता है तो मदद मिल जाए। छोटा भाई जो है वो लास्ट टाइम अपने भाई को देख सके और यही है कुछ तसल्ली मिले परिवार को। अब जो है भाई वो तो वहाँ जाने का पता चलेगा कि कारण क्या हुआ है, लेकिन प्राथमिक यही है कि भाई कोई लूट का या कुछ ऐसा ही सामने। बता दें मृतक संदीप के पिता के दोनों हाथ काम नहीं करते, इसीलिए उसके भरोसे ही पूरा परिवार था। संदीप का छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं संदीप उसकी पढ़ाई के लिए वहां से कुछ पैसे भेज देता था। उसकी 3 बहनें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। मृतक संदीप बुजुर्ग पिता का सहारा था, लेकिन 8 जून को उसकी जर्मनी में लूट के इरादे से हत्या कर दी गई। कोई बात नहीं, बर्बाद हो गया मैं रिश्तेदारों में ठेका पैसे भेजे, पैसे मेरे पास जो काम नहीं करती। मैं बड़े पे में मेरा बच्चा मेरे को सुख देगा, ये सुख देगा, बर्बाद करेगा मेरे को। मैं सोता भी आधे इधर से आधे इधर से। संदीप की हत्या के बाद पूरे परिवार में दुख का माहौल है। पिता के दिल पर पहाड़ सा गम है। छोटा भाई आखिरी बार अपने भाई को देखना चाहता है, तो वहीं युवक की मां अपने बेटे का नाम लेकर बार बार रो रही है।
मेरी उनसे 8 तारीख को बात हुई थी, वो फैमिली में थे, उन्होंने अच्छे से बात की एकदम, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। उनके पास एक 2 साल की गुड़िया भी है और अभी कुछ टाइम पहले वो आएगी। फिर रोज बात करते थे, फिर रोज काम पे जाते थे, जो भी डेली करो। तो मेरी जब लास्ट बात नहीं करी, चलो कल बात करते हैं, फिर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आता है, कह रहे भी अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो मैंने जैसे वहाँ से पूछताछ की तो बोलते भी रोबरी के दौरान उनके मतलब बर्तन को कुछ बैक साइड से ऐसा कुछ मार दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि 7 जून की शाम को संदीप से बात हुई थी, लेकिन अगले दिन संदीप के भाई के पास मैसेज आता है कि लूट के इरादे से संदीप की हत्या कर दी गई। वहीं संदीप ने जर्मनी में शादी कर रखी थी और उसकी 2 साल की बच्ची भी थी। मृतक के परिजन चाहते हैं कि उनके बेटे के शव को भारत लाया जाए ताकि पूरा परिवार एक आखिरी बार अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर सके। डाकखानों का स्वरूप डिजिटल होते डाकखाने केवल खत ही नहीं पहुंचाते बल्कि सामान तक भेजते हैं। और राहत की बात है, डाक सेवा का विस्तार भी इस डिजिटल दौर में जारी है। देश के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग से जुड़े लाहौल स्पीति के हिकिम गांव में नया और अनोखा डाकघर खुला है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सबसे दिलचस्प तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति के बंजर पहाड़ों के बीच स्थित छोटे से गांव हिकिम की हैं। लाहौल स्पीति जिले के हिकिम गांव में विश्व का सबसे ऊंचा पत्र पेटी की तरह दिखने वाला देश का पहला डाकघर शुरू हो गया। दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक हिकिम, जहां ये डाकघर अब लेटर बॉक्स के आकार में निर्मित कार्यालय से चलेगा। इस कार्यालय के उद्घाटन के पहले दिन सैकड़ों सैलानियों ने हिकिम डाकघर से करीब 1000 पोस्ट कार्ड अपने परिजनों को पोस्ट किए गए। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए डाकघर में सैलानियों की लंबी कतारें देखने को मिली। अब डाकघर के जरिए स्पीति में पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे। हिकिम गांव के ही रिचेन छेरिंग पिछले 39 साल से दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर में बतौर ग्रामीण डाक पालक के पद पर तैनात है। छेरिंग साल 1983 से डाक विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। समुद्र तल से 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिकिम डाकघर अब लेटर बॉक्स के आकार में निर्मित कार्यालय से चलेगा। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सैलानियों की सांस फूल जाती है। बावजूद इसके हिकिम में रोजाना सैकड़ों सैलानी डाकघर के दीदार के लिए आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि हिकिम में तैयार किए गए नए डाकघर के जरिए स्पीति में पर्यटन के कारोबार को और ज्यादा गति मिलेगी। स्पीति घाटी के नाम एक और नया इतिहास जुड़ गया है। विश्व के सबसे ऊंचे वाहन योग्य गांव हिकिम में देश का पहला पत्र पेटी स्वरूप का पोस्ट ऑफिस विधिवत तौर पर शुरू हो गया। भारतीय डाक विभाग हिमाचल परिमंडल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वंदिता कौल ने इसका शुभारंभ किया। डाक विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बतौर मुख्य अतिथि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वंदिता कौल रही। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर एडीसी अभिषेक वर्मा रहे। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिक डे है, जब ये हमारे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में एक लेटर बॉक्स की शेप में एक पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। मैं मानती एक गर्व की बात होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इतनी बड़ी उनको एक गिफ्ट दी है। तो मैं सबसे पहले तो पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा। रामपुर डाक मंडल के तहत देश का पहला पत्र पेटी स्वरूप का पोस्ट ऑफिस आता है। साल 1983 से हिकिम गांव में विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस चल रहा था, लेकिन अब इसे नए लुक में तैयार कर शुरू किया गया। तो वही मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को हिमाचली अंदाज में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि वंदिता कौल ने कहा कि देश भर में इस तरह का पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। हिकिम पोस्ट ऑफिस से पर्यटक देश दुनिया में अपने करीबियों को खत भेजते हैं। पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये नया पोस्ट ऑफिस साबित होगा। यहाँ पे आपका लोकल तो आपकी बड़ी प्रेजेंस है, आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे और बिजनेस के लिए आप यहाँ के खाते हैं, जिस हिसाब से भी मैं कहूँगी लोगों को और मोटिवेट करें, क्योंकि हमारा जो डाक विभाग है वो सिर्फ अब पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं चल रहा है। पूरी नई प्रणाली है हमारी, सारा डिजिटल भी हो गया है और फिजिकल भी है। तो हमारा है कि आपसे संपर्क भी हमेशा बना रहेगा लोगों से। डाक विभाग अब डिजिटल बन चुका है। हर घर तक डाक विभाग अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। कोविड काल में लोगों के घरों तक पेंशन का लाभ पहुंचाया और आज ऑनलाइन शॉपिंग का भी जरिया डाक खाना बन गया है। बेहतर कार्य के लिए डाक विभाग के रामपुर परिमंडल के स्टाफ की तारीफ भी हो रही है।
वहीं अब कहा यही जा रहा है कि स्पीति में पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से हिक्किम का पोस्ट ऑफिस भी है। लेकिन अब पर्यटकों को ये लेटर बॉक्स की आकृति में चलने वाला नया पोस्ट ऑफिस भी खूब आकर्षित करेगा। लांगचा पंचायत में ये नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। तो वही पहले सैलानी लाहौल आते थे प्रकृति के नजारे देखने, लेकिन अब प्रकृति के नजारों के साथ साथ यहाँ का खूबसूरत पोस्ट ऑफिस भी सैलानियों के रोमांच के सफर को और ज्यादा दिलचस्प बनाएगा कि कैसे बेहद ऊंची चोटियों पर भी डाक महकमा अपनी ड्यूटी में तैनात है। लाहौल के नजारों में डाक ऑफिस ने मानो 4 चांद लगा दिए। रामपुर डाक मंडल के तहत देश का पहला पत्र पेटी स्वरूप का पोस्ट ऑफिस आता है। वर्ष 1983 में हिक्किम गांव में विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर चल रहा था, लेकिन अब इसे नए लुक में तैयार करके शुरू किया गया है।